चलिए बच्चों, फटाफट से सीए फाउंडेशन लॉ के पेपर का अपन सितंबर का जो अभी हुआ है 5 बजे, है ना। सॉल्यूशंस बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, है ना। लेकिन फुल क्वेश्चन और फुल प्रॉपर आंसर्स जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत ही लेंदी पेपर था, बहुत ही लेंदी। ठीक है गाइस, चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था, मिस्टर एल लेट आउट रेसिडेंशियल हाउस फॉर 50,000 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अकॉर्डिंग टू रेंट अग्रीमेंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड बाय एल, है ना। तो एल यानी कि ओनर पे करेगा, लेकिन फाइनेंशियल हार्डशिप्स के कारण एल जो है वो पे नहीं कर पाया 5 महीने का बिल, 50,000 का। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने डिस्कनेक्शन का नोटिस भेज दिया, ठीक है ना। तो अगर 1 वीक में नहीं आपने पे किया तो डिस्कनेक्शन हो जाएगा। डिस्कनेक्शन जोड़ने के लिए एम ने पे कर दिया, एम जो कि किराएदार था उसने पे कर दिया, ठीक है ना। अब उसने एम ने पैसे पे करे और एल से मांगा कि भैया आप पे कर दो। एल ने मना किया, बोला कि भाई आपके इंटरेस्ट का था पे करने का, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसाइड हुआ था कि एल पे करेगा। तो आपको बताना है डिसाइड वेदर एम इज एंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स बाय मिस्टर एल, ठीक है। सेक्शन 70 का है ये, ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग अ बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्युटस एक्ट। तो अगर किसी बंदे ने लॉफुली किसी और के लिए कुछ किया है, ठीक है ना, और नॉन ग्रेटिटस किया है, तो क्या होगा, प्लेटर को भरना पड़ेगा। इसका मतलब कि एल को पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। एनालिसिस देखो, एम ने पे किया था, है ना, जो कि उसने एल से रेंट किया था। बाकी एल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पे करनी, एम ने वॉलंटरी पे किया क्योंकि डिस्कनेक्शन जो है वो उसको भी अफेक्ट कर रहा था। यही कंडीशन है इस पर्टिकुलर सेक्शन की, यही कंडीशन है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, नॉन ग्रेटिटस एक्ट था, ठीक है ना, क्योंकि वो खुद से थोड़ी पे करना था उसको, एक्चुअली में एल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है ना। और एल ने उसका बेनिफिट एंजॉय कर लिया ऑब्वियसली। तो कंक्लूजन क्या होगा, सिंस एम का एक्ट जो था वो नॉन ग्रेटिटस था, मिस्टर एल को बेनिफिट भी हुआ, मिस्टर एल इज बाउंड टू रिम्बर्स मिस्टर एम ₹50,000। ये इसका आंसर होगा 3 नंबर के हिसाब से, बिल्कुल प्रॉपर क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन जो था फर्स्ट का सेकंड, उसमें था ए ऑफर्स टू सेल 25 चेयर्स टू मिस्टर बी, 1500 पर चेयर, ठीक है ना, ऑन 12th of Feb, ठीक है। मिस्टर ए प्रॉमिस बी दैट ही वुड कीप द ऑफर ओपन टिल, अब उसने बोला ऑफर ओपन रखेगा, लेकिन 13th of Feb को उसने बेच दी सी को, ठीक है। अब सी को 1700 में बेच दी विदाउट द नॉलेज ऑफ बी। एक तरीके से देखो, ऑफर उसने बोला था कि ओपन रखेगा, पर ऑफर उसने बीच में ही कैंसिल कर दिया, किसी और को बेच दिया। क्या ये वैलिड है? हाँ ये वैलिड है ना। मिस्टर बी ने फिर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की 14th को। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बताना है कि बी कैन, वेदर बी कैन क्लेम डैमेजेस। तो बहुत सिंपल है, सेक्शन 6 रिवोकेशन ऑफ ऑफर का प्रोविजन है ये, ठीक है ना। सेक्शन 6 के हिसाब से ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। ऑफर एक्सेप्ट हुआ 14th को, लेकिन रिवोक हो गया 13th को, ठीक है ना। लैप्स ऑफ टाइम और कई तरीकों से ऑफर जो है वो लैप्स हो सकता है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए ने सी को बेच करके एक्चुअली में रिवोक कर दिया था उसका ऑफर, सी को बेच करके उसने रिवोक कर दिया, ठीक है ना। अब ऑल्दो मिस्टर बी एक्सेप्टेड ऑन 14th, द रिवोकेशन ऑलरेडी टुक प्लेस ऑन 13th थ्रू द सेल टू मिस्टर सी, विच इज वैलिड रिवोकेशन एज पर सेक्शन 6। Mr. B cannot claim damages from Mr. A since offer was validly revoked. अब देखो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ठीक है। उसमें ये नहीं होता कि भाई उसने तो ऑफर बाद में दिया तो टेक्निकली उसको तो पता ही नहीं था कि आपने ऑफर को रिवोक कर दिया। लेकिन ऑफर के रिवोकेशन का कम्युनिकेशन वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आ रहा है? मतलब क्वेश्चन की कंडीशन इस तरीके की है कि उसने अगर रिवोक कर दिया तो जब वो एक्सेप्टेंस देने आएगा उसी समय उसको पता लग जाएगा कि ऑफर क्या हो चुका है, रिवोक। बहुत स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है, बट इसका क्वेश्चन कंसिडर्ड है, एग्जाम्पल्स भी है, मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है, और उसके हिसाब से इसका आंसर ये किया गया है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। एक ऑर्फनेज रन कर रहा था, उसके उसका फ्रेंड है एक एस, फिलेंथ्रोपिस्ट है, मतलब जनता का भला करने वाला। उसने बोला, उसने अग्री किया डोनेट करने के लिए 2 लाख फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड जिसका जिसको कैंसर था। अब इमरजेंसी में ए ने इंकर कर दी है, मतलब देखो ए को एस ने वादा किया कि वो पे कर देगा 2 लाख, और ए ने इंकर कर दिया बेटा कितना, 1.5 लाख ऑलरेडी इंकर कर दिया ऑन ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। और एस ने पहले वादा किया था फिर मना कर दिया, अब एक ही जेब से तो चले गए, ठीक है ना।
वेदर ए कैन क्लेम 1.5 लाख। तो ये क्लियर केस जो है, देखो दो जगह पे ये कवर होता है, ठीक है ना। अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन नॉर्मली वॉइड है, ठीक है ना। वॉइड अनलेस इट इज मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन और प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर समथिंग वॉलंटरली डन। मॉड्यूल में केस है चैरिटी वाला, ठीक है ना। उसमें ये केस जो है वो कवर्ड है, सेक्शन 70 ऑब्लिगेशन टू ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ अ, ये दूसरा सेक्शन रिफर्ड है, ठीक है ना। नॉन ग्रेट्युटस एक्ट में भी एक्चुअली में ये कवर हो रहा है। देखो हमारे सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में जो कवर्ड है ये कंसिडरेशन के एक्सेप्शन में कवर्ड है, बाकी लेकिन ये लीगली नॉन ग्रेट्युटस एक्ट सेक्शन 70 में भी कवर हो जाता है, ठीक है ना। ग्रेट्युटसली नहीं है, अदर पर्सन ने बेनिफिट उठा लिया तो बेनिफिशियरी इज बाउंड टू कॉम्पनसेट, ठीक है ना। तो the promise made by us to donate was not made out of natural love affection, तो वो void agreement है। देखो अगर जेनरिक देखा जाए तो वो void है, समझ में आ रहा है। बट ये केस किस में कवर होगा, एक्सेप्शन में, और एक्सेप्शन में कवर होने के कारण ये क्या है बेटा, वैलिड, ठीक है ना। इसको मॉड्यूल में आप देख सकते हो, चैरिटी वाला प्रॉपर केस कवर्ड है ना। केदारनाथ वाला केस है, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी 70 के हिसाब से भी इसका आंसर वही है कि उसको पे तो करना ही पड़ेगा, बाउंड टू कॉम्पनसेट टू मिस्टर ए, क्योंकि ए ने जो ऑलरेडी एक्सपेंसेस कर लिए कहीं ना कहीं ये कंप्लीटेड गिफ्ट में भी कवर हो जाएगा। थियोरेटिकली ये कंप्लीटेड गिफ्ट में भी कवर हो जाएगा, क्योंकि जितना उसने वादा किया, अगर उसने एक्सपेंस इंकर कर लिया सामने वाले ने, तो वो खर्चा उसको उठाना पड़ेगा। देखो मैं इसका सॉल्यूशन इस तरीके से बता रहा हूं जिसमें कि आपको ऑलरेडी थोड़ा सा पता होना जरूरी है इसके लिए, ठीक है ना। तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज आप मॉड्यूल खोल के रेफर कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। चलो, तो मिस्टर ए को क्लेम मिल जाएगा, बहुत क्लियर आंसर है इसका। कंसिडरेशन के एक्सेप्शंस में भी कवर्ड है, सेक्शन 70 के हिसाब से भी यही आ रहा है इसका। चलो सेक्शन क्वेश्चन 1 बी का 1, कमल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, ओपीसी बनाई उसने 1 अक्टूबर 2023 को। कमल जो है वो अकेला मेंबर है, उसने अपने ब्रदर सुधाकर को नॉमिनी बना दिया। ठीक बात है, ओपीसी में आप नॉमिनी बना सकते हो किसी को भी, उसकी कंसेंट भी ले, रिटन कंसेंट लगती है। अब कमल जो है वो रिप्लेस करना चाहता है सुधाकर को। सबसे पहला सवाल, क्या वो रिप्लेस कर सकता है? हाँ वो रिप्लेस कर सकता है, लेकिन अब उसने दो फ्रेंड शॉर्टलिस्ट किए, किसी एक को ही बना पाएगा नॉमिनी ऑब्वियसली। एक रॉबर्ट जो कि इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट भी है इंडिया में, है ना। अच्छा, और उसने अपनी प्लेस शिफ्ट कर ली थी यूएसए में, 31 मई को चला गया था वो 2022 को। देखो कंपनी कब बनी है बेटा, 1 अक्टूबर 23, वो 22 को चला गया था और आया नहीं इंडिया टिल 1 जनवरी 24। कंपनी बनी है बेटा 1 अक्टूबर, और वो कंसिडर कर रहा है, ठीक है ना, कि भाई उसको बना ले जनवरी के आसपास। दूसरा फ्रेंड है दिनकर जो कि इंडियन सिटीजन है, नॉन रेसिडेंट है ना, केम टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 23, और उसके बाद से वो कंटिन्यूसली रह रहा है। अब देखो यहाँ पर केस समझो, ठीक है ना। 1 अप्रैल 23 को आया, ये जो अक्टूबर 23 है, अक्टूबर 23 से मार्च 24 तक फाइनेंशियल ईयर कंसिडर होगा। आपको बताना है कि कमल क्या अपने शॉर्टलिस्टेड फ्रेंड्स को नॉमिनी बना सकता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। देखो यार, जो मेंबर की कंडीशन होती है ना, वही एक तरीके से किसकी कंडीशन होती है, नॉमिनी की। क्लियर है? तो यहां पर देखो नॉमिनी वो बना सकता है, नॉमिनी की कंडीशन होती है कि पिछले साल में उसको रहना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है ना। अब देखा जाए तो एलिजिबिलिटी ऑफ नॉमिनी क्या है, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है ना, फॉर नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब बेटा यहाँ पर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस होगा, क्योंकि अगर वो अप्रैल 24 से बना रहा है किसको, नॉमिनी, देखो रॉबर्ट को तो नहीं बना सकता, ठीक है, दिनकर को बना सकता है अप्रैल 24 से, क्योंकि इसका पिछला फाइनेंशियल ईयर में वो 182 डेज रहा। कौन? दिनकर, ठीक है, क्लियर कंडीशन है, ठीक है। तो रॉबर्ट तो बहुत ऑब्वियस है, रॉबर्ट तो नहीं बन सकता, डज नॉट क्वालिफाई टू बी अ नॉमिनी, 182 डेज के क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा है। दिनकर हो सकता है ना, अगर उसे कब से बनाया जाए, 1 अप्रैल
24 से। अगर 1 जनवरी से बनाने की कोशिश करेगा तो टेक्निकली प्रीसीडिंग प्रीवियस मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बोला हुआ है। पुराने प्रोविजंस जो ओपीसी के थे उसमें ये बोला था कि फाइनेंशियल ईयर कंसिडर होगा, बट करंट में जो प्रोविजंस हैं उसमें फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज हुआ है, इसलिए इसका आंसर भी होगा। टेक्निकली दिनकर भी नहीं बन सकता 1 जन से, लेकिन 1 अप्रैल से वो बन सकता है, ठीक है ना। तो इनकॉर्पोरेशन रूल्स के हिसाब से इसमें प्रोसीजर भी बोला गया था क्वेश्चन में, तो INC 4 बन के वो इंटीमेट कर सकता है नॉमिनी का चेंज, और रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा उसको दिनकर से, और विड्रॉल ऑफ कंसेंट जो है वो भी लेना पड़ेगा सुधाकर से, ठीक है ना। तो दिनकर को कर सकता है, लेकिन कब से कर सकता है बेटा ये ध्यान रखना, 1 अप्रैल से। तो आपको आंसर में ये लिखना था कि 1 अप्रैल से कंसिडर हो सकता है, 1 जन से तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो नहीं था, करेंट फाइनेंशियल ईयर में था, क्योंकि वो 23 में आया था। चलो उसके बाद फिर अगर पार्टनर को एक्सपेल किया गया अदरवाइज, तो एक्सपेल्शन इज नल एंड वॉइड। इजी क्वेश्चन है, सेक्शन 33 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सीधा सीधा क्वेश्चन है कि एक्सपल्शन कब किया जा सकता है, जब गुड फेथ में हो, अग्रीमेंट में होना चाहिए, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होना चाहिए, है ना। गुड फेथ की फर्दर कंडीशंस हैं कि पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, वो सारा कुछ जो है वो होना चाहिए, है ना। लेकिन ज्यादा मार्क्स का ये है नहीं, 4 मार्क्स का है। एक्सपल्शन इन गुड फेथ होगा तो ही वैलिड होगा, ठीक है ना, पर्सनल ग्रजेस के केस में नहीं होगा, ठीक है ना। पार्टनरशिप अग्रीमेंट के हिसाब से होगा, बहुत क्लियर है, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना पड़ेगा उसे। अगर ऐसा है तो फिर कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो वो नहीं कर सकते हैं, है ना। आप पॉज करके इसके आंसर को पूरा रीड कर सकते हैं, मैंने पूरे आंसर्स जो है उसके बना दिए। तो द पार्टनर हु इज एक्सपेल्ड विल सीज टू बी लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर एक्सपल्शन। अब यहाँ पर पब्लिक नोटिस वाली रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं दी गई। रेलिवेंट सेक्शन सेक्शन 32 मतलब क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 32 ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एक्सपेल्ड पार्टनर लायबल नहीं है फर्म के एक्ट के लिए दैट अकर आफ्टर द एक्सपेल्शन प्रोवाइडेड प्रॉपर नोटिस हैज बीन गिवन। अब ये पब्लिक नोटिस वाली रिक्वायरमेंट बेसिकली रिटायरमेंट में होती है, बट एक्सपल्शन वाले में लिखा है कि रिटायरमेंट वाले 2-3 प्रोविजन उसमें लग जाते हैं, जैसे कि ये प्रोविजन बेसिकली रिटायरमेंट में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये एक्सपल्शन में भी लग जाएगा। वंस अ पार्टनर इज एक्सपेल्ड, उसकी लायबिलिटी एक्सपल्शन की डेट से नहीं एंड होती, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस आपकी एंड हो जाती है ना। यहाँ लिखा है बट ओनली इफ थर्ड पार्टीज आर इन्फॉर्म, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज को पता होना चाहिए, नहीं तो फिर वो डील कर लेगा जो बंदा है ना। अगर नोटिस नहीं दिया गया है तो एक्सपेल्ड पार्टनर माइट स्टिल बी हेल्ड लायबल फॉर एनी डेट्स और ऑब्लिगेशन इंकर्ड बाय द फर्म, ठीक है। चलो तो ये एक बार आंसर आप लोग देख लेंगे, ठीक है, ये पूरा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आरके ट्रेडर ने कॉन्ट्रैक्ट किया सीके ट्रेडर से, जो सेलर है, फॉर परचेज ऑफ 2000 किलो ऑफ बासमती राइस, है ना। कह रहा है स्पेसिफिकली ग्रोन इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का राइस चाहिए उसको 2000 किलो, जो कि पिंक कलर के 25 किलो के बैग में होना चाहिए, ठीक है ना। और पिंक कलर के बैग से उसका ये पता चलेगा कि वो छत्तीसगढ़ का है। लेकिन सेलर ने 1800 केजी राइस तो किस में पैक किया, व्हाइट कलर के बैग में जो 30 किलो के थे, समझ में आ रहा है, 30 किलो वाले बैग में। बाकी 200 किलो राइस उसने पिंक कलर के बैग में कर दिया। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से आपको बताना है कि भाई वो कैंसिल कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, क्या इंटायर क्वांटिटी रिजेक्ट कर सकता है, क्या कोई रेमेडी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये देखते हैं अपन लोग। देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 15 में कंडीशन दी हुई है क्वालिटी और फिटनेस की, कि गुड्स अगर डिस्क्रिप्शन से बॉट किए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए, बहुत ऑब्वियस है। और जो बायर था आरके ट्रेडर, उसने क्लियरली बोला हुआ था कि कहाँ के होने चाहिए, छत्तीसगढ़ के होने चाहिए, और 25 किलो वाले होने चाहिए। कोई भी डिविएशन होगा तो बायर जो है वो रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को। सेक्शन 37 है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। इफ द सेलर डिलीवर्स अ लेसर क्वांटिटी और डिफरेंट क्वांटिटी क्वालिटी, है ना, तो बायर रिजेक्ट कर सकता है। अब क्वालिटी तो डिफर नहीं कर रही थी, लेकिन ऑब्वियसली बात है डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा था। पैकिंग कंडीशंस को लेकर के स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म है, अगर वो कंडीशन है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। अगर सिर्फ वारंटी होती है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। The buyer can treat the contract as repudiated if the condition is not fulfilled. However, if the term is a warranty, buyer only can claim damages, ठीक है ना। तो इसका एनालिसिस करते हैं।
डिविएशन हुआ है एग्रीड टर्म से, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बोला था छत्तीसगढ़ वाला चाहिए, उसने 1800 केजी महाराष्ट्र वाले उसमें पैक कर दिया, महाराष्ट्र वाला और व्हाइट बैग में। 200 किलो बस उसका एज पर कॉन्ट्रैक्टेड टर्म्स था। क्लियर ब्रीच ऑफ कंडीशन है एज पर सेक्शन 15। राइट टू रिजेक्ट सेक्शन 37 के हिसाब से अगर गुड्स पूरे नहीं आते हैं, सिर्फ 200 थे, तो 200 भी एक्सेप्ट करने का कंपल्शन नहीं है, वो एंटायर क्वांटिटी क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है ना? ठीक है, बायर ये भी कर सकता है कि 200 एक्सेप्ट कर ले और बाकी 1800 रिजेक्ट कर ले, ये भी लिखा हुआ है लॉ में। क्लियर है? ठीक है ना? However, in the case of non-compliance is substantial, है ना, सिर्फ 10% ऑफ द जो था, तो बायर को राइट है क्या कि एंटायर क्वांटिटी को क्या कर सकता है, रिजेक्ट। नेग्लिजिबल अगर डिफरेंस होता है तो उसके पास रिजेक्शन का अधिकार नहीं होता है बायर के पास। ठीक है? अच्छा, अगर बायर एक्सेप्ट कर लेता है गुड्स को, अगर बायर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ट्रीटिंग द ब्रीच ऑफ वारंटी, क्योंकि कंडीशन फिर किस में बदल जाएगी बेटा, वारंटी में। तो बायर कैन रिकवर द डिफरेंस। समझ में आ रहा है? ओरिजिन के कारण जो भी डिफरेंस है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का, वो क्लेम कर पाएगा। तो कंक्लूजन क्या है कि बायर एंटायर क्वांटिटी रिजेक्ट कर सकता है। क्लियर है? एज पर सेक्शन 15 एंड 37। अगर बायर एक्सेप्ट करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, लेकिन वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है अगर डिफरेंस है प्राइस में। तो सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, कार्तिक अग्रीड टू सेल हिज लैपटॉप टू वसंत फॉर अ प्राइस फिक्स बाय कुसुम। बहुत सिंपल केस है। ये कार्तिक जो है वो सेलर है और वो वसंत को अपना लैपटॉप बेच रहा है, लेकिन कुसुम जो है वो थर्ड पार्टी है जो कि प्राइस डिसाइड करने वाली है। बहुत क्लियर प्रोविजन है, थर्ड पार्टी जब भी प्राइस डिसाइड करने के लिए होती है, अगर वो नहीं करती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। अगर उसके बाद भी एक्सेप्ट हो जाता है तो रीजनेबल प्राइस पे होती है। और अगर कोई एक पार्टी प्रिवेंट करती है थर्ड पार्टी को उसका काम करने से, तो उसको क्या पे करना पड़ता है, डैमेजेस। ठीक है ना? हार्डवेयर इंजीनियर, लैपटॉप की डिलीवरी से पहले कार्तिक ने अपना माइंड चेंज कर दिया और उसने कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं बताई कुसुम को। बेसिकली अगर देखा जाए तो सेलर जो है वो थर्ड पार्टी को प्राइस डिसाइड करने से प्रिवेंट कर रहा है, विच मेड हर अनेबल टू डू द वैल्यूएशन। वसंत को लैपटॉप अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था, तो उसने कार्तिक को बोला कि लैपटॉप अगर डिलीवर हो गया तो वो रीजनेबल प्राइस पे कर देगा। हाउएवर कार्तिक डिसाइडेड नॉट टू सेल द लैपटॉप टू वसंत। वसंत वांट्स टू नो कि बताओ क्या वो ऐसा कर सकता है। ठीक है ना? बाउंड टू बाय हिज प्रॉमिस एज ही अग्रीड अर्लियर टू डिलीवर लैपटॉप एट ए रीजनेबल प्राइस। अब देखो, तो उसने पहले बोल दिया था कि वो रीजनेबल प्राइस में दे देगा। इफ ही डज नॉट अग्री टू डिलीवर, व्हाट इज द अदर रेमेडी अवेलेबल टू वसंत? तो वसंत के पास क्या रेमेडी है ना? ये सेल ऑफ गुड्स के हिसाब से होता है। सबसे पहले सेक्शन 10 के हिसाब से अग्रीमेंट टू सेल एट अ प्राइस टू बी फिक्स्ड। जब गुड्स व्हेन द गुड्स आर टू बी सोल्ड, जो कि थर्ड पार्टी वैल्यू करेगी, तो सेल कंप्लीट नहीं होती है अगर प्राइस फिक्स ना हो। अगर थर्ड पार्टी फिक्स नहीं कर पाती है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। और अगर बायर रीजनेबल प्राइस पे करने के लिए तैयार हो गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है। ठीक है ना? ये अग्रीमेंट नॉट टू पे रीजनेबल, अग्रीमेंट टू पे रीजनेबल प्राइस। अगर प्राइस डिटरमिन नहीं हुई तो थर्ड पार्टी जो है वो फेल हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बट बायर अगर गुड्स ले लेता है तो रीजनेबल प्राइस उसको पे करनी पड़ेगी। रीजनेबल प्राइस तो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पे। एक और है, अगर थर्ड पार्टी को प्रिवेंट करे तो डैमेजेस देना पड़ेगा, देने पड़ेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो यहां पर क्या हुआ देखो, कार्तिक ने पहले अग्री कर लिया था, फिर उसने नेसेसरी पर्टिकुलर्स कुसुम को नहीं बताया, तो वो नहीं पे करता है। सेक्शन 10 के हिसाब से सेल कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि प्राइस फिक्स नहीं थी। अग्रीमेंट टू पे रीजनेबल, वसंत अंडरस्टैंडिंग urgency agreed to pay reasonable price. Vasant is bound to pay the reasonable price. Therefore, Karthik cannot back out contract simply because price was not determined by Kusum. Agreement can still be enforced, ठीक है ना, based on reasonable price. रेमेडी अवेलेबल टू वसंत क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस कर सकता है और रीजनेबल प्राइस पे करेगा, या तो फिर वो डैमेजेस भी पे, है ना। इफ कार्तिक रिफ्यूजेस even after agreeing, Vasant can claim damages for loss due to Karthik's failures to comply. So Karthik is bound by the promise to sell the laptop at a reasonable price, even though price was not determined by Kusum. Vasant
केस कर सकता है उस पर, और अगर कार्तिक उसको मना करता है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से होगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन 2B का फर्स्ट वाला, कॉर्पोरेट व्हील sometimes fails to protect the members of the company from liability connected to company's actions, है ना। इन्हें एक्सप्लेन इन 3 इंस्टेंसेस। क्या बोल रहा है, कॉर्पोरेट व्हील कई बार बचा नहीं पाती, एक्सेप्शंस बताने और कुछ भी नहीं। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी की कंपनी की लायबिलिटी होती है, मेंबर की नहीं होती है, पर मेंबर फिर भी फंस जाता है क्योंकि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के प्रोविजंस लग जाते हैं। तो पर्सनल असेट्स होते हैं, मतलब पार्टनरशिप से इसका थोड़ा सा अलग होता है ना। ठीक है। हाउएवर कुछ केसेस में कोर्ट जो है वो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकता है। कब, फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, गिलफर्ड मोटर वाला केस है। अगर मान लो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी, कोर्ट जो है उस केस में कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर सकता है और मेंबर्स को पर्सनली लायबल ठहरा सकता है। केस था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉड्यूल में देख लेना, कि एक एम्प्लॉय था, वो छोड़ करके गया और उसके बाद फिर उसने जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसने कंपनी बनाई और कस्टमर्स को सॉलिसिट करने लग गया। तो उसने जब केस किया तो उसने बोला कि नहीं, कंपनी की कॉर्पोरेट व्हील है, लेकिन कोर्ट ने वहां पर कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी का मिस यूज अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो जाएगी। ये आपका एक एग्जाम्पल भी इसमें इंक्लूड कर दिया। एजेंसी की तरह अगर आप यूज करोगे, इसमें एक केस था कि यूएस की मूवीज बैन कर दी थी, तो यूएस वाले बंदे ने यूके में कंपनी बनाई और वहां से मूवीज लॉन्च करने की कोशिश की। तो यहाँ पर पता चला कि भाई आपको जो चीज मना की गई है वो आप अदरवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी क्या होगा, अगर एजेंट की तरह एक्ट कर रही है कंपनी तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, कॉर्पोरेट व्हील को वहां पर क्या कर दिया जाएगा, लिफ्ट। व्हेन कंपनी इज एक्टिंग एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, कॉर्पोरेट व्हील वहां पर कोर्ट क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर पॉइंट ये है कि कुछ इलीगल एक्टिविटी करनी है या कुछ भी गड़बड़ करनी है, वो आप कंपनी बना करके कर रहे हो ताकि कंपनी लायबल ना हो, ताकि रियल आइडेंटिटी मेंबर्स की पता ना लगे। तो ऑब्वियसली बात है ऐसे केस में भी क्या होगा, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो जाएगी। अवॉइडिंग लीगल एप्लीकेशन, एसोसिएटेड रबर कंपनी वाला केस था इसमें। ठीक है। जिसमें कि कंपनी जो है उसने दूसरी कंपनी बनाई ताकि उसको अपने वर्कर्स को बोनस ना देना पड़े। बेटा इसके अलावा और भी केसेस हैं। ठीक है। जैसे कि दिनशो मानिक जी पेटेंट था, जिसने कि टैक्स के ऑब्लिगेशंस बचाने के लिए क्या किया था, कंपनीज बनाई थी। ऐसे केस में भी कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो सकती है। और आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, अगर एनिमी नेशन का है, जैसे कि डैमलर कंपनी वाला केस था जिसमें कि जर्मन कंपनी थी, और जर्मन कंपनी थी उसने इंग्लैंड में क्या किया था, अपनी कंपनी बनाई थी और इंग्लैंड से फिर वसूल करने की कोशिश कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जर्मन्स और इंग्लैंड की लड़ाई हुई थी। ठीक है। इस कारण से इंग्लैंड के जो लोग थे उन्होंने कंपनी की कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करने का दावा किया और वो कोई केस जीत गए थे, ऑब्वियसली बात है। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के केसेस आप देखोगे, कोई भी 3 केसेस इसमें आपको लिखने थे, है ना, जो आप लिख सकते हो। तो हाँ, इसका आंसर है यस, कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड इन सर्टेन केसेस। 3 यहाँ हैं, 2 मैंने और बता दिए आपको। क्लियर है। चलो, एक बार मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर्ड हो गए उसके बाद फिर क्या इफेक्ट होगा। तो बेटा एक बार मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो गए तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बिटवीन अ कंपनी एंड शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को कंपनी की बात माननी पड़ेगी, कंपनी को शेयर होल्डर्स की, दोनों को मेमोरेंडम की बात जो है वो माननी पड़ेगी। ज्यादातर एप्लीकेबिलिटी इसकी कंपनी की तरफ होती है। ठीक है ना। आर्टिकल्स का भी सेम है, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं और ऑब्वियसली बात है कंपनी और मेंबर एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते हैं। ठीक है ना। तो बाइंडिंग ऑन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, यही आपको लिखना था, सिंपल। ठीक है। ऐसे जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कंपनी ने और मेंबर्स ने आपस में। ठीक है। रेगुलेट राइट्स एंड लाइबिलिटीज, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स रेगुलेट राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनीज। और मेमोरेंडम के बाहर अगर कोई भी एक्ट किया तो वो अल्ट्रा वायरस होगा। ठीक है। मेंबर्स डायरेक्टर्स भी लायबल हो सकते हैं और वो इनवैलिड है। ठीक है। चलो, फिर क्या है, क्वेश्चन 2C जो है, under what circumstances LLP is compulsorily required to change its name and also compliance requirement आप बताओ, following the change of name and the consequences अगर डिफॉल्ट किया तो। 2-3 क्वेश्चन है, सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन है। चेंज ऑफ नेम का क्या है, अगर सेम नाम हो गया, किसी ने LLP बना ली सेम नाम से, रजिस्ट्रेशन के बाद डिस्कवर हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगी कि भैया आपको नाम क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब डायरेक्शन दिया तो एलएलपी को क्या करना पड़ेगा, नाम चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर नाम अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल के प्रोविजंस क्या है, मान लो कि किसी ने गवर्नमेंट के नाम पे कोई नाम ऐसा रख लिया जो कि क्या शो कर रहा है कि इनको गवर्नमेंट का पेट्रोनेज मिला हुआ है, तो भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं, वो नाम जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है बच्चों, है ना। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या है, चेंज ऑफ नेम का क्या होगा, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला तो 3 महीने के अंदर अंदर चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल कंपनीज एक्ट के भी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सेम है, ठीक है ना। एलएलपी को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और नेसेसरी फॉर्म्स भरने पड़ेंगे आरओसी के पास, क्योंकि एलएलपी का भी सारा दारोमदार अभी किसके पास है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू होगा। अगर नहीं माने तो ऑब्वियसली बात है, पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी चेंज होती रहती है, तो हो सकता है कि अपडेटेड कुछ और है, एक बार इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है ना। एलएलपी पे अलग लगेगा और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे अलग लायबिलिटी लगेगी, जैसे कंपनी पे और डायरेक्टर्स पे लगती है लायबिलिटी, उस तरीके से। चलो, अब ये नया प्रोविजन आया था कुछ टाइम पहले, एक बार और आ चुका है एग्जाम में, और अगर कोई पुराने मॉड्यूल से, 2 साल पुराने मॉड्यूल से पढ़ रहा होगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि ये क्या था। जैसे स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट है, वैसे स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट है। ये क्राइटेरिया अगर मीट होता है कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर का, तो फिर वो स्मॉल एलएलपी कहलाती है। कंट्रीब्यूशन 25 लाख से नीचे होना चाहिए, कल को ये लिमिट बढ़ा करके 5 करोड़ भी की जा सकती है। और टोटल टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, कल को ये लिमिट बढ़ा करके 50 करोड़ की जा सकती है, ठीक है ना। तो 25 लाख और 40 लाख के, इसको शायद चेंज किया गया है ना। इसको एक बार और कंफर्म कर लेना, लेटेस्ट जो लिमिट्स है वो क्या है, ठीक है ना। लास्ट जो देखी थी वो 25 लाख और 40 लाख के हिसाब से थी। अभी एक बार जल्दी जल्दी बनाए तो हो सकता है कि एक आध प्रोविजन रह गया, ठीक है ना। स्मॉल एलएलपी के ऊपर रिलैक्स कंप्लायंस रिक्वायरमेंट लगती है, मतलब उनको कम कंप्लायंस करने पड़ते हैं, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, राम श्याम पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। गोपाल एक बिजनेसमैन है और कॉमन फ्रेंड भी है। राम ने गोपाल को सुंदर से इंट्रोड्यूस करा है। अब देखो, राम और श्याम पार्टनर, ठीक है ना, ठीक है। गोपाल जो है वो एक कॉमन फ्रेंड है, राम जो कि पार्टनर है, उसने गोपाल जो कि थर्ड पर्सन है, और सुंदर जो कि फर्म का सप्लायर है। अच्छा, सुंदर से मिला है, सुंदर पार्टनर है नहीं, ठीक है ना, लेकिन उसने ऐसे मिलाया जैसे कि ये पार्टनर हो। अब गोपाल को पता था पार्टनर नहीं है वो, पर फिर भी वो चुप रहा। अगर आपको याद हो, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट सुंदर है, तो वो वाले प्रोविजन यहाँ पर लग जा रहे हैं। अब गोपाल जो है, गोपाल के सुन करके, ठीक है ना, उसने माधव को बता दिया, एक और तीसरे बंदे को। ये भी एक प्रोविजन है कि डायरेक्टली बोला हो या इनडायरेक्टली पहुंची हो बात, तो भी क्या होगा, ये वाला सेक्शन लगेगा। नेक्स्ट डे सुंदर ने रॉ मटेरियल दे दिया, कितने में, क्रेडिट पे दे दिया, और माधव ने 5 लाख का उधार दे दिया। इस बात को कंसिडर करते हुए कि गोपाल पार्टनर, जबकि गोपाल था नहीं पार्टनर, सिर्फ प्रिटेंड हो रहा था वहां पर कि भाई गोपाल भी पार्टनर है। ड्यू डेट्स पे फर्म क्या हो गई, फर्म ने डिफॉल्ट कर दिया। अब बताओ गोपाल लायबल होगा या नहीं, ठीक है ना। सिंपल बात है, सेक्शन 28 होल्डिंग आउट का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। तो यहाँ पर अगर पर्सन अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या अपने आप को रिप्रेजेंट होने देता है एज ए पार्टनर, तो भले ही वो एक्चुअल पार्टनर नहीं है, उसकी लाइबिलिटी एक्चुअल पार्टनर की तरह आ जाए, ठीक है ना। गोपाल का जो कंडक्ट था उसने अलाउ किया था। अगर वो नहीं रहता वहां प्रेजेंट, अगर मान लो कि वो कहीं और होता, उसको पता ही नहीं होता, तो फिर गोपाल लायबल नहीं होता। गोपाल वहां था और वो चुप था, इस कारण से वो लायबल हो जाए। लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 28, सुंदर और माधव ने एक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बिलीफ कि भाई गोपाल पार्टनर है, गोपाल को लायबल ठहराया जाएगा। उसका चुप रहना और ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना उसको लाइबिलिटी के लिए पार्टनर बना देता है। कंक्लूजन, गोपाल इज लाइबल, ठीक है बेटा, होल्डिंग आउट के प्रोविजन के तहत। थर्ड का ए का सेकंड, नए पार्टनर के एडमिशन पर अमर अग्रीड टू बी लायबल फॉर एग्जिस्टिंग डेट्स। अब ये भी अगर आपको याद हो, नया पार्टनर पुरानी लाइबिलिटीज के लिए लायबल नहीं होता इन जनरल, बट ऐसा अग्रीमेंट हो सकता है जिसमें कि नया पार्टनर क्या कर रहा है, अग्री कर रहा है कि मैं पुरानी लाइबिलिटीज के लिए भी लायबल रहूंगा, ठीक है ना, इंक्लूडिंग अमर। तो ओल्ड डेट्स के लिए उसने अग्री कर लिया, एग्जामिन वेदर अमर विल बी लायबल, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, सेक्शन 31 में एडमिशन का दिया हुआ है
कि न्यू पार्टनर सबकी कंसेंट से एडमिट होगा और नया पार्टनर फ्यूचर डेट्स के लिए लायबल होता है, पुरानी डेट्स के लिए लायबल नहीं होता अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी है, ये उसको लायबल बना देती है, अग्रीमेंट टू बी लायबल फॉर ओल्ड डेट्स। इस केस में अमर ने अग्री किया था कि वो ओल्ड चीजों के लिए लायबल रहेगा, ओल्ड लायबिलिटीज के लिए। दिस मेक्स अमर लायबल फॉर द एग्जिस्टिंग डेट्स, ठीक है ना। तो उसने एक्सप्लिसिटली अग्री किया, ओल्ड डेट्स के लिए फॉर्मल अग्रीमेंट हुआ, ठीक है ना, तो वो बाउंड है अग्रीमेंट से और ऑब्वियसली बात है इस कारण से वो लायबल है। तो अमर विल बी लायबल टू द क्रेडिटर्स। क्वेश्चन थर्ड ए का थर्ड वाला जो पार्ट है, सुमन जिसके पास 10% शेयर्स थे प्रॉपर्टी में ऑफ 200 lakhs ऑफ अ फर्म रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 31st of March। रिटायर हो गए, फर्म कंटिन्यूज विद द बिजनेस देयर आफ्टर विदाउट फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। अब बिना सेटलमेंट के जो फर्म है वो कंटिन्यू रही, ठीक है। अब बिना सेटलमेंट के कंटिन्यू रही और रिटायर्ड पार्टनर्स ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया। अगर सेक्शन 37 आपको याद हो, ठीक है, कि अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो 6% से ब्याज या तो फिर उसका जो कैपिटल जितना भी रहे फर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, इतने रेशो में उसको आगे का प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। इन दोनों में से जो भी वो चूज कर, समझ में आ रहा है, जो छोड़ के गया है फर्म या डेथ हुई। तो सुमन इन हर ओन इंटरेस्ट एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन द पार्टनरशिप फर्म, उसने 3 लाख रुपए क्लेम किए प्रॉफिट के, जो कि पार्टनर्स ने रिजेक्ट कर दिए। बोले तुम तो छोड़ के जा चुके हो तो तुमको काय को पैसे देंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है ना। एग्जामिन द वैलिडिटी। सेक्शन 37 में क्लियरली बोला हुआ है प्रॉफिट्स एट्रिब्यूटेबल टू द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी यूज की हुई है तो उसके प्रॉपर्टी का टोटल प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा है उस रेशो में, और या तो 6% से ब्याज, दोनों में से कोई भी एक। और ऑब्वियसली बात है जो छोड़ के गया पार्टनर वो चुनेगा जो प्रॉफिट उसका, जिसमें उसका अमाउंट ज्यादा आ, ठीक है ना। अच्छा, तो फर्म ने कंटिन्यू किया, 10% ऑफ उसका शेयर कितना था, 10%, ठीक है ना। और फाइनल सेटलमेंट नहीं दिया तो 10% ऑफ द प्रॉफिट अर्न, जो कि कितना होता है बेटा 1 लाख, या तो 6% इंटरेस्ट जो कि होता है 1.2 लाख। तो सुमन का क्लेम जो 3 लाख का है वो इनवैलिड है एज पर सेक्शन 37, क्योंकि एक्ट के हिसाब से उसको इन दोनों में से कोई एक अमाउंट मिलेगा। और ऑब्वियसली बात है कितना अमाउंट मिल सकता है उसको, 1.2 लाख। तो 3 लाख वैलिड नहीं है ना, उसको इन दोनों में से कोई एक अमाउंट वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। चलो थर्ड का बी का जो सेकंड है, जेबी लिमिटेड बोरोड a secured loan of 5 crores from Star Bank Limited to meet its working capital requirement. However, the borrowing power of the company मेमोरेंडम में कितनी थी, 1 करोड़। अब देखो कंपनी की पावर कितनी थी, 1 करोड़, और उसने कितने का लोन लिया, 5 करोड़ का। अल्ट्रा वायरस का सीधा केस है, बैंक रिलीज द लोन अमाउंट इन 2 इंस्टॉलमेंट, 1 करोड़ एंड 4 करोड़। अब ऑन द ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लायबिलिटी ऑफ 5 करोड़ ऑन द ग्राउंड कि भैया ये तो अल्ट्रा वायरस है, कंपनी लोन डिफॉल्ट कर दिया, बोले कि भैया हमको नहीं देना। कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये शो हो रहा था कि उन्होंने 3 करोड़ का अमाउंट यूटिलाइज कर लिया है लॉफुल डेट्स के लिए। अब ये एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने लॉफुल डेट्स के लिए यूज कर लिया है तो फिर आप लायबल हो जाते हो। देखो क्वेश्चंस बहुत टेक्निकल, मतलब बिल्कुल कोर प्रोविजंस जो है वो कंपनी लोग पूछे गए हैं, है ना। द यूटिलाइजेशन ऑफ 2 करोड़ कैन नॉट बी ट्रेस्ड। अब 2 करोड़ का अगर नहीं ट्रेस कर सकते तो वो क्लेम नहीं हो पाएगा। अल्ट्रा वायरस के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बताओ डिसीजन कि भाई क्या कोई रेमेडी है, क्या क्लेम किया जा सकता है, क्या बैंक रिकवर कर सकता है। तो अल्ट्रा वायरस का डॉक्ट्रिन कहता है कि भाई कंपनी ने जो एक्शंस लिए हैं, है ना, वो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम है और एक्ट बियॉन्ड द कंपनीज पावर आर वॉइड, सिंपली वॉइड है, ठीक है ना। शेयर होल्डर डायरेक्टर कोई भी इसको वैलिडेट कर नहीं सकता। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बोरोइंग, अगर कंपनी ने बोरोइंग पावर एक्सीड करी तो वो अल्ट्रा वायरस है और कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। सेक्शन 247-45 में क्लास एक्शन सूट भी होता है, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर जो बोरिंग की थी वो 5 करोड़ की थी, जो कि एमओए मतलब मेमोरेंडम की लिमिट से एक्सीड हुई थी। तो 4 करोड़ जो है वो अल्ट्रा वायरस हो गया। 1 करोड़ तो रिकवर कर सकते थे, 4 करोड़ नहीं कर सकते। लेकिन यूटिलाइजेशन काय में कर लिया, लॉफुल डेट्स, ठीक है ना। तो लेजिटिमेट पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया तो ये हो सकता है।
एज पर अल्ट्रा वायरस डॉक्ट्रिन कंपनी कैन नॉट बी लायबल फॉर 5 करोड़ रुपीस, है ना। हाउएवर कंपनी को 3 करोड़ के लिए फिर भी लायबल ठहराया जा सकता है क्योंकि उसने लॉफुल डेट्स के लिए यूज कर लिया था, ठीक है ना। चलो, बैंक के पास क्या रेमेडी है, 3 करोड़ रिकवर कर लो, सिंपल, है ना। इक्विटेबल रेमेडी ऑफ 2 करोड़, बैंक में नॉट बी एबल टू रिकवर 2 करोड़ डायरेक्टली, है ना। Hence, however, बैंक कैन प्रूव कि भाई डायरेक्टर्स ने बियॉन्ड द अथॉरिटी किया था, डायरेक्टर्स के ऊपर पर्सनल केस जो है वो लगाया जा सकता है, कंपनी इसे क्लेम नहीं कर सकते, पर्सनल केस आप कर सकते हैं। कंक्लूजन, कंपनी रिफ्यूज कर सकती है 2 करोड़ का अमाउंट, 3 करोड़ के लिए वो लायबल, बैंक 3 करोड़ रिकवर कर सकता है और डायरेक्टर्स के ऊपर पर्सनली केस कर सकता है 2 करोड़ का। केस 3B का सेकेंड वाला था, इनकॉर्पोरेशन के बाद गुडविल प्राइवेट लिमिटेड का 15 मई के बाद, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट वर इशूड टू अमित, सुमन एंड सुमन, जो सब्सक्राइबर थे मेमोरेंडम के। द कंपनी हैज ऑप्टेड नॉट टू अफिक्स द कॉमन सील। अब कॉमन सील नहीं लगाने का उसने बहुत सोचा। अब कॉमन सील क्या है, पुराने प्रोविजंस में कंपलसरी हुआ करती थी बहुत पहले, बाकी उसके बाद फिर ऑप्शनल हो गई थी। सर्टिफिकेट इशू कर दिए 2 डायरेक्टर्स के साइन में, तो 2 डायरेक्टर्स के साइन में भी मामला वैलिड हो जाएगा। सुमन अ डायरेक्टर रेज्ड एन ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, क्लेमिंग कि कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट नहीं किया है। मतलब वो लोग ये कह रहे थे कि 2 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के साइन होना चाहिए, ठीक है ना। Amit and Sumit, the other 2 directors, clarified that since the company opted not to have a common seal, certificates were valid, ठीक है ना। तो बंदे ने, जिसको शेयर सर्टिफिकेट मिला, वो क्लेम कर रहा है कि वैलिड है क्योंकि 2 डायरेक्टर के साइन हुए, कंपनी बोल रही है कि इनवैलिड है, ठीक है ना। क्योंकि भाई कॉमन सील नहीं है और सेक्रेटरी के साइन होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। चल, सेक्शन 46 सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, अब ये बहुत थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस टाइप का आ गया है, लेकिन ठीक है, ये अल्ट्रा वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया हुआ है, ठीक है ना। शेयर सर्टिफिकेट एक प्राइमा फेसी एविडेंस होता है कि भाई कोई बंदा मेंबर है। कॉमन सील में होना चाहिए अगर कंपनी के पास है ना। अगर कंपनी के पास है तो कॉमन सील लगनी चाहिए, नहीं तो 2 डायरेक्टर या तो फिर 1 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी अगर है तो, ठीक है गाइस। तो अमेंडमेंट के बाद कॉमन सील की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 सिग्नेचर, 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर से भी शेयर सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड हो जाता है। क्लियर है, कॉमन सील क्योंकि क्या हो गई है, ऑप्शन। तो शेयर सर्टिफिकेट वैलिड है इवन विदाउट कॉमन सील, 2 डायरेक्टर्स ने साइन कर दिया है तो ठीक है ना, इज करेक्ट। इफ द कंपनी हैड अ कंपनी सेक्रेटरी, इफ द कंपनी हैड अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी, तो फिर 1 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के साइन होते। द क्लैरिफिकेशन इज ऑफर्ड बाय अमित सुमित आर वैलिड, शेयर सर्टिफिकेट वैलिड है, ठीक है, प्रोवाइडेड दे आर साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स, ठीक है ना। आंसर सेम रहेगा, अगर कंपनी सेक्रेटरी होता तो भी 2 ही डायरेक्टर्स में वैलिड है, तो कंपनी इस केस में भी वैलिड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3C का फर्स्ट वाला, ठीक है। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कोर्ट में ऑर्डर अवार्ड compensation or damages. Explain the circumstances in court में award ordinary damages. Ordinary damage, special damage, liquidated damages, ये सब कब कर सकते हैं, बहुत क्लियर केसेस हैं। ऑर्डिनरी डैमेज नेचुरली अराइज होते हैं जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग से, ठीक है ना, यूजुअल कोर्स ऑफ ब्रीच से। फॉर एग्जाम्पल, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल गुड्स टू बी एंड फेल्स टू डिलीवर, बी कैन क्लेम ऑर्डिनरी डैमेजेस बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस डिफरेंस। स्पेशल डैमेजेस इन्फॉर्म होते हैं तभी होते हैं, देखो सेक्शन नंबर सेम है। स्पेशल डैमेजेस आर अवॉर्डेड फॉर लॉसेस, नेचुरल नहीं है, स्पेशल, कि भाई कुछ स्पेशल सीन था लेकिन ये पहले ही क्या किया हुआ होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए। कम्युनिकेटेड होगा तो फिर वो वैलिड होगा, ठीक है ना। लिक्विडेटेड डैमेजेस एक प्रॉपर एस्टिमेट होता है, प्री एस्टिमेटेड अमाउंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो हमको कितना नुकसान होगा मैक्सिमम, वो कवर होगा, ठीक है। कोर्ट ये वाला एनफोर्स कर सकता है, रीजनेबल मतलब कम कर सकता है जितना कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, ज्यादा नहीं कर सकता। एक्चुअल डैमेजेस जितने हुए अप टू द लिमिट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस एक प्री एस्टिमेटेड प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट होता है, ठीक है ना। चलो, तो ऑर्डिनरी डैमेजेस डायरेक्ट लॉस के लिए स्पेसिफिक, स्पेशल डैमेजेस स्पेसिफिक लॉस, और लिक्विडेटेड डैमेजेस अग्रीड अपॉन अमाउंट के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन 3C का सेकंड वाला, what are the conditions that need to be fulfilled to make the agreement valid without consideration? बहुत क्लियर केस है,
ठीक है ना, मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, है ना, बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। चलो, तो अग्रीमेंट मेड आउट नेचुरल लव एंड अफेक्शन और प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, ये वाले आपको बताने हैं। तो इसमें इसमें की कंडीशंस बतानी है एक्चुअली में, ये दो जो है वो एक्सेप्शन है कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो जाएगा। तो नेचुरल लव वाले में नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा बिना कंसिडरेशन के भी। बिना कंसिडरेशन मतलब वन साइडेड कंसिडरेशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। देखो मार्क्स 3 मार्क्स का, इसलिए एग्जाम्पल इंक्लूड करने की ऐसा जरूरत नहीं, मैं डिटेल में बता रहा हूँ। आप समराइज फॉर्म लिख सकते हैं। टाइम बार्ड डेट भी आप क्लेम कर सकते हैं, वो वन साइडेड होती है। अगर कोर देखने जाओगे ना, तो टाइम बार्ड डेट वैसे 2 साइडेड होता है, क्योंकि पुराना होता है। लिमिटेशन एक्ट के कारण क्या होता है कि एक कंसिडरेशन छोड़ देते कि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उस पर केस नहीं हो सकता। पर अगर राइटिंग में बाद में अग्री कर लिया गया और साइन कर दिया डेटर ने, है ना, जो टाइम बार्ड डेट है वो भी दोबारा से रिएक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। इफ अ डेटर राइट्स अ साइन प्रॉमिस टू repay a loan after the time for legal recovery has expired, the creditor can enforce the promise. Conclusion: agreements based on natural love and affection are valid if written, registered, or promise to pay time bar date is valid if written and signed. ठीक है बच्चों, चलो 4A का फर्स्ट, राघव को गोल्ड डायमंड गोल्ड और डायमंड स्टडेड रिस्ट वॉच मिली, जो जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी, है ना, रोड पे मिली। ही पिक्ड अप और एडवर्टाइज किया उसने न्यूज़पेपर में, ट्रू ओनर जो है वो मिल नहीं पाया, ठीक है ना। अच्छा, उसने बोला कि ट्रू ओनर क्लेम कर ले प्रॉपर एविडेंस बता करके। आफ्टर वेटिंग फॉर सर्टेन पीरियड, जब ट्रू ओनर नहीं आया तो उसने अपने बच्चे महेश को रिस्ट वॉच गिफ्ट कर दी। कुछ दिन बाद माधव जो कि ट्रू ओनर था, उसने देखा महेश के हाथ में, उसने कहा ये तो मेरी घड़ी। वो महेश के पास आया, बोला मेरी घड़ी दो, उसने बोला बस पापा ने दी। राघव देन इन्फॉर्म्ड माधव दैट ही हैड इंकर्ड 20,000, उसने बोला पेपर में ऐड वैड दिया, 20,000 रुपए खर्च हो गए, अगर नहीं दिए तो राघव ने थ्रेटन किया, बोला घड़ी दे दो नहीं तो मैं केस करूंगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। और नहीं, राघव ने बोला कि नहीं भाई तुम क्या करो, खर्चे दे दो हमारे, ठीक है ना। उसने बोला कि भाई मैं घड़ी बेच दूंगा अपने खर्चे रिकवर करने के लिए, घड़ी ले लो तुम, तुम्हारी है, लेकिन मेरे खर्चे दे दो 20,000 रुपए के। आपको बताना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या उसने गिफ्ट किया ये सही था। अब देखो गिफ्ट करना तो सही नहीं है, सेक्शन 71 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, उसका बच्चे को देना तो नहीं था, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली की तरह होती है। पेरिशेबल है तो बेच सकते हो, कुछ और कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको वेट ही करना पड़ेगा। वार्निंग माधव, ठीक है, टू सू फॉर रिकवरी फॉर लॉफुल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन फाइन। तो फाइंडर जो है उसका अधिकार है, वो 2/3 ऑफ एक्सपेंस क्लेम कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। वो राइट टू रिटेन गुड्स अंटिल लॉफुल एक्सपेंसेस वो क्लेम कर ले। राइट टू सू, ऑब्वियसली बात है, वो अपने खर्चे के लिए केस भी कर सकता है। और राइट टू सेल, अगर पेरिश हो रहे होते, गोल्ड तो पेरिश होगा नहीं, डायमंड तो पेरिश होगा नहीं, तो ये जो है 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। इतना खर्चा कर सकता है कौन, फाइंडर। फिर क्या है, रिटेनिंग पोजीशन ऑफ द रिस्ट वॉच अंटिल रिकवरी, ये कर सकता है क्या, सेल कर सकता है। तो यही तीनों राइट्स यहाँ पर हैं। गिफ्टिंग वॉज अनलॉफुल, है ना। वार्निंग माधव टू सू फॉर रिकवरी, ये लॉफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटेनिंग पोजीशन ऑफ द रिस्ट वॉच अंटिल रिकवरी ऑफ लॉफुल एक्सपेंसेस, ये भी लॉफुल है। और सेलिंग द रिस्ट वॉच फॉर रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस व्हेन फाइंडर हैज द राइट टू सेल द गुड्स अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। सेल वो कब कर सकता है, जब पेरिशेबल होंगे या 2/3 मैक्सिमम उसका खर्चा ना मिले। तो नहीं मिलेगा तो फिर वो कर सकता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वो तैयार है तो फिर वो खर्चा नहीं कर सकता, सिंपल है ना। ये चारों पॉइंट्स जो है वो कवर्ड है ना। लास्ट वाला जो अनलॉफुल लॉफुल दोनों हो सकता है। 4A2, woolen garments entered into a contract with group of women in July 23 to supply certain woolen clothes, है ना, before commencement of winter season. सिंपल है, वुलन गारमेंट्स ने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, विद अ ग्रुप ऑफ वुमेन, ठीक है ना। अच्छा, अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि वुलन क्लोथ्स कब तक आ जाने चाहिए, अक्टूबर 23 तक। बिफोर, ऑब्वियसली बात है, वुलन क्लोथ्स कब बिकेंगे, नवंबर से ठंडी चालू होती है। अच्छा, अब स्ट्राइक के चक्कर में क्या हुआ, सप्लाई कब तक जा पाई, मार्च,
अब बताओ मार्च में तो कितनी गर्मी हो जाती है, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में आप बताओ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या कंपनी रिजेक्ट कर सकती है टोटल सप्लाई, ठीक है ना। तो है ना, और वेदर द कंपनी कैन एक्सेप्ट द टोटल सप्लाई एट द रिक्वेस्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द वुमेन्स ग्रुप। बहुत सिंपल है, टाइम एसेंशियल वाला है, फिक्स टाइम वाला है, टाइम पे परफॉर्म होना चाहिए, लेकिन अगर टाइम एसेंशियल है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। अगर टाइम है, टाइम पे परफॉर्म नहीं हुआ तो आप डैमेजेस क्लेम कर लो, बट अगर टाइम एसेंशियल है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। इफ टाइम इज एसेंस, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इस केस में बहुत ऑब्वियस है कि वुलन कपड़े जो है वो गर्मी में तो नहीं बेचेंगे, यानी यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के कारण ही टाइम क्या है, टाइम एसेंस है ना। तो if the performance of contract becomes impossible due to unforeseen circumstances beyond the control of the parties, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, void। तो अपन आंसर देखते हैं कि क्या कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ था कि एंड ऑफ सितंबर, एंड ऑफ अक्टूबर तक हो जाना चाहिए, है ना, और डिले हो गया मार्च तक का, तो पूरा पर्पस ही कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो डिफीट हो गया। बहुत कॉमन है, कॉमन सेंस से भी इसका आंसर सही आएगा। तो कंपनी कैन रिजेक्ट द एंटायर सप्लाई पर सेक्शन 55। क्या टोटल सप्लाई रिजेक्ट कर सकते हैं, वाइल वुलन गारमेंट्स लिमिटेड हैज द राइट टू रिजेक्ट पूरा। कंपनी चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकती है, ठीक है ना, एक्सेप्ट द डिलीवरी, इट वुड वेव द राइट टू वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो डैमेजेस तभी ले सकते हैं जब वो नोटिस दे दे, प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे आपको जाकर के, है ना। बाकी मैं तो सिर्फ इसका आंसर बता रहा हूँ, क्लियर है। द कंपनी कैन एक्सेप्ट द सप्लाई इफ इट अग्रीज टू वेव द late performance conclusion, ठीक है ना। ए यस कंपनी कैन रिजेक्ट, यस कंपनी कैन एक्सेप्ट द टोटल सप्लाई आल्सो, ठीक है। हमारी ऐप है आईटेक्स रामपुर के नाम से, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा, फ्री डाउनलोड रहेगा, ठीक है ना। ये जो आंसर्स हैं वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। आईटेक्स रामपुर आपको एंड्रॉइड में मिल जाएगी, अगर एप्पल है तो फिर माई इंस्टीट्यूट में जाकर के आपको करना पड़ेगा, है ना। और या तो फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना, जो मेरा नंबर है वो ये है ना, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे भी आपको जो सॉल्यूशंस हैं वो भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, लेकिन मतलब इसमें थोड़ा सा डाइसी है ना, ठीक है। चलो ये रहने देते हैं। फोर्थ भी, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से बताइए इंस्टेंसेस जहां पर डिसऑनर ऑफ चेक के कारण क्या हो जाएगा, ऑफेंस, ठीक है ना। व्हाट आर द कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद फॉर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग सच एन ऑफेंस, ठीक है। तो डिसऑनर ऑफ चेक सेक्शन 138 में कवर होता है, ठीक है। अगर चेक डिसऑनर होता है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण, तो फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा, याद रखना। नॉर्मली सिविल होते हैं, यहां पर क्या होगा, क्रिमिनल ऑफेंस होगा, ठीक है। चेक आया, ठीक है, चेक प्रेजेंट किया और मान लो कि उतना पैसा नहीं था अकाउंट में, या अच्छा ये ना स्टॉप पेमेंट के केस में भी हो जाता है, जिसको ऑफिशियली बोलते हैं काउंटर मैंडेट पेमेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसका सीधा सीधा आंसर आपको बुक में भी मिल जाएगा। क्या क्या चीजें इससे ऑफेंस होगा, चेक इशूड इन डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, मतलब चेक फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, है ना। इट वाज इशूड एज ए गिफ्ट और विदाउट कंसिडरेशन, इट विल नॉट बी कवर्ड। अगर मान लो कि फ्री में मैंने किसी को चेक दिया है तो लाइबिलिटी नहीं आएगी। नोटिस ऑफ डिसऑनर देना पड़ेगा, बहुत प्रॉपर है, ठीक है, कि 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। सीधे सीधे पहले दिन से लाइबिलिटी नहीं आ जाती है क्रिमिनल। 30 दिन का नोटिस देने के बाद दोबारा से अगर डिफॉल्ट है, 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं दिया नोटिस देने के 30 दिन के, तो फिर वो लाइबिलिटी आएगी। कंडीशन टू अवॉइड द ऑफेंस, आप जो 15 दिन का नोटिस पीरियड है उसके अंदर में अगर आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आपकी लाइबिलिटी नहीं है, सिंपल है। सेक्शन 4B का सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ही है ना। ऑल चेक्स आर बिल्स व्हाइल ऑल बिल्स आर नॉट चेक्स। क्या चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि ड्रॉ होता है स्पेसिफाइड बैंकर पे, ठीक है। एक्सप्लेन द एडिशनल फीचर्स ऑफ अ चेक जो कि बिल से डिफरेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज, सारे चेक बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं बट सारे बिल ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं होते, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज चेक है, हाँ बिल्कुल है ना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हमेशा डिमांड पर पेएबल होता है, हमेशा बैंकर पर ही ड्रॉ होता है,
चेक को क्रॉस किया जा सकता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ ऐसा नहीं होता। और बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है, जबकि चेक को एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ये चार डिफरेंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको डिटेल में रीड कर सकते हैं। ठीक है। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें कि क्लियर नहीं है, अमाउंट का, डेट का, कुछ भी इस तरीके का क्लियर नहीं है। सेक्शन 17 में कवर्ड है ये। ठीक है ना। अगर एम्बिगुअस है तो होल्डर कैन ट्रीटेड ईदर ऑफ द टू, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज या, अच्छा ये वैसा वाला है, सॉरी, ये इनकम्प्लीट इनकोएट में बताने लगा था। एम्बिगुअस मतलब कि ये क्लियर नहीं है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है। ठीक है ना। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर क्लियर नहीं है तो होल्डर उसको जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकता है। ये इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की है। ठीक है ना, अगर डिस्प्यूटेड है नेचर तो। बाकी एक सीधा सीधा लीगल क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंडियन लीगल सिस्टम में टाइप्स ऑफ लॉज बताओ। टाइप्स ऑफ लॉज अगर आपको पता होगा, ठीक है ना, कि क्या क्या है। ठीक है। क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, ये चार तरीके के होते हैं। ठीक है। तो ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप रीड कर सकते हैं, है ना। इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर दिए, इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 5A1। अशोक एक ट्रेडर है, डिलीवर्ड अ कैमरा टू मंगेश ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अभी वही है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है। सेल और रिटर्न बेसिस में क्या होता है कि भाई आपने ट्रायल के लिए दी, आप चाहो तो वापस कर लो। ठीक है ना। मंगेश डिलीवर्स द कैमरा टू राहुल ऑन द ऑन टर्म्स ऑफ सेल ऑफ फॉर कैश ओनली और रिटर्न। अच्छा, राहुल ने इसको किसको दे दिया? विशाल को, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है ना। अशोक ने मंगेश को दिया, मंगेश ने राहुल को दिया, राहुल ने विशाल को दे दिया, विदाउट पेइंग कैश टू मंगेश। द कैमरा विच वॉज इन पोजेशन ऑफ विशाल वॉज लॉस्ट बाय थेफ्ट। अब वो चोरी हो गया, ऑल्दो विशाल ने ध्यान रखा था। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट एनालाइज सिचुएशन, है ना। और मंगेश, राहुल और विशाल की लाइबिलिटी के बारे में बताइए। ठीक है। तो सेल और अप्रूवल टू रिटर्न वाले में क्या होता है? गुड्स आर डिलीवर्ड टू बायर विद एन ऑप्शन ईदर टू एक्सेप्ट और रिटर्न। Ownership of the goods passes to the buyer only when the buyer communicates acceptance to the buyer, to the seller। मतलब एक्सेप्ट कब होता है? सेल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कब होता है? जब वो ओनरशिप कब पास होती है? बायर कम्युनिकेट कर दे, बायर कुछ ऐसा एक्ट करे जो कि ट्रांजेक्शन को अडॉप्ट करने वाला हो, जैसे कि रीसेल कर दे, तोड़ दे, है ना। द बायर रिटेन्स द गुड्स बियॉन्ड अ रीजनेबल टाइम विदाउट रिटर्निंग। सेक्शन 26 क्या है? रिस्क फॉलोज ओनरशिप। रिस्क उसका होता है जिसकी ओनरशिप होती है, मतलब गुड्स किसके जाएंगे? जिसकी ओनरशिप होगी। ठीक है ना। चलो, अशोक डिलीवर्ड द कैमरा टू मंगेश ऑन सेल और रिटर्न बेसिस अंडर सेक्शन 24। मंगेश डिड नॉट पे, सो ओनरशिप डिड नॉट पास टू मंगेश। मंगेश still had the option either to accept or return the camera. Hence, the ownership and consequently the risk remained with Ashok. रिस्क किसका रहा? अशोक का। अच्छा, मंगेश इन टर्न डिलीवर्ड द कैमरा टू राहुल। ठीक है, राहुल ने भी पे नहीं किया। ठीक है ना। द ओनरशिप डिड नॉट पास टू राहुल, द रिस्क ऑफ लॉस स्टेट विद अशोक, क्योंकि ओनरशिप पास नहीं हुई। राहुल ने किसको दिया कैमरा? विशाल को। विशाल डिड नॉट पे, तो फिर ओनरशिप विशाल की नहीं गई, है ना। अच्छा, भले ही विशाल ने ध्यान रखा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो गुम गया, ओनरशिप कभी विशाल की नहीं हुई, कुछ अडॉप्टिंग वाला कुछ भी नहीं था। तो सिंस नीदर मंगेश, राहुल, विशाल एक्सेप्टेड द गुड्स और पेड, ठीक है ना, कैमरे का रिस्क किसका रहा? अशोक का। द लॉस ऑफ कैमरा ड्यू टू थेफ्ट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी ऑफ द थ्री इंडिविजुअल एज ओनरशिप वाज नेवर ट्रांसफर्ड टू देम। ठीक है, तो वो लायबल नहीं है टू पे फॉर कैमरा, है ना। थेफ्ट का अलग से कोई केस बनता है तो वो होगा, अदरवाइज ओनरशिप किसकी जाएगी बेटा? वो अशोक का ही नुकसान हुआ है, क्योंकि सेल और रिटर्न में ओनरशिप तो गई है। ठीक है। चलो, अंसारी ऑफ जयपुर ने 100 टीवी बेचे 50,000 के बाबूराम को। ठीक है ना। उसने 100 सेट चेतन को दे दिए, कैरियर को। देखना, ठीक है, 100 टीवी सेट उसने बेचे 50,000 पर सेट।
उसने ट्रांसपोर्टर को दे दिए बाबूराम को देने के लिए। अब बाबूराम ने उसको बेच दिया श्यामलाल को, लेकिन पहुंचे नहीं उसके पास अभी, है ना, उसने पहले बेच दिया। ऑन रीचिंग डेस्टिनेशन बाबूराम ने बोला कि हाँ गुड्स दो, डिलीवर करो, लेकिन चेतन ने रॉन्गफुली डिलीवर करने से मना कर दिया। अब ये बहुत स्पेसिफिक केस है जब कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज करता है। बाबूराम को बहुत लॉस हो गया नॉन डिलीवरी के चक्कर में। उसने, चेतन बोला कि ले जाओ उसको, गुड्स को वापस ले जाओ और वापस कर दो, पर चेतन ने भी मना कर दिया। चेतन ने, कैरियर ने मना कर दिया। अंसारी को पता चला तो, है ना, एंड डायरेक्टेड चेतन टू स्टॉप द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ठीक है ना। अब आपको बताना है कि अंसारी के पास राइट है, डज अंसारी हैव द राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट और कैन बाबूराम क्लेम कॉम्पनसेशन। पर क्लियर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन एक्सप्रेस प्रोविजन है। अंसारी के पास राइट है, तो देखो सेक्शन 50 का है ये, ठीक है। अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है रास्ते में तो फिर वो रोक सकता है, ठीक है ना। द गुड्स आर कंसिडर्ड टू बी इन ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम दे आर डिलीवर्ड टू द कैरियर, ठीक है। अब अंसारी ने बाबूराम को गुड्स बेचे और गुड्स कैरियर पे चढ़ा दिए, इसके बाद ओनरशिप जो है वो चली जाती है नॉर्मली, ठीक है। तो अंसारी अनपेड सेलर तो नहीं है और कोई इंडिकेशन नहीं है बाबूराम की इंसॉल्वेंसी का, तो अंसारी के पास स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो नहीं है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब आता है? जब वो अनपेड सेलर हो और इंसॉल्वेंसी हो, ऐसा कुछ भी केस नहीं है। अंसारी कैन नॉट स्टॉप इन ट्रांजिट, ठीक है, क्योंकि ना ही वो अनपेड सेलर और ना ही बाबूराम इंसॉल्वेंट हुआ, ठीक है। तो अंसारी कैन नॉट स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट क्योंकि कोई इंडिकेशन नहीं। अब बाबूराम क्या क्लेम कर सकता है? कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ नॉन डिलीवरी फ्रॉम अंसारी। अंसारी से नहीं कर सकता, वो कैरियर ने रोका है, वो किससे क्लेम करेगा बेटा? कैरियर्स। इन दिस केस गुड्स वर हैंडेड ओवर टू चेतन और चेतन ने रॉन्गफुली मना किया, तो चेतन की लायबिलिटी। क्लियर है, क्लियर केस है ये, मॉड्यूल में आप रीड करोगे लिख जाएगा। बाबूराम अंसारी से क्लेम नहीं कर सकता, वो किससे क्लेम कर सकता है? कैरियर्स। फिफ्थ का बी, सर्कमस्टेंसेस बताने जिसमें कि कोर्ट जो है वो डिसॉल्व कर सकता है। बहुत क्लियर है अब, है ना, काफी टाइम हो गया है, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो मैं बस बता देता हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चंस में कुछ ऐसा है नहीं, है ना। पार्टनर अगर इंसेन हो गया या अनसाउंड नाइस के केस में दूसरे लोग क्लेम कर सकते हैं। परमानेंट इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर, परसिस्टेंट ब्रीच, ये सारे केस में कोई पार्टनर जाकर के कोर्ट में क्लेम कर सकता है और कोर्ट फिर ऑर्डर कर देगा क्या? कोर्ट फिर ऑर्डर कर देगा डिसोल्यूशन, ठीक है ना। और अगर कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं तो उसके अलावा भी कोई और ग्राउंड्स जो है वो हो सकते हैं, जस्ट एंड इक्विटेबल, ठीक है। फिफ्थ का सी, राइट्स ऑफ बेलर अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, ड्यूटीज ऑफ पॉनी, ये सीधे सीधे रीड करने वाले हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो, है ना, राइट टू सू द रॉन्ग डूअर, बेली क्या कर सकता है? राइट टू रिकवर द वैल्यू ऑफ गुड्स, राइट टू जॉइन द बेली इन लीगल एक्शन, ठीक है। अब देखो ड्यूटीज ऑफ पॉनी, ध्यान रखेगा गुड्स का, जिसके पास गिरवी रखे हुए हैं गुड्स, यूज नहीं करेगा गुड्स को और रिटर्न करेगा गुड्स को। क्लियर है, ये राइट है। चलो इसके बाद फिर क्या है? अमन ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया ऑन बबन, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, पेबल टू मगन और ऑर्डर। मगन ने एंडोर्स कर दिया बिल गगन को, गगन ने एंडोर्स कर दिया बिल आकाश को। गगन की डेथ के बाद उसका जो सन था अंकित, उसने बिल डिलीवर कर दिया आकाश को। डेथ के बाद उसने बिल डिलीवर किया, स्पेसिफिक प्रोविजन है। ऑन ड्यू डेट बबन रिफ्यूज टू पे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी और क्या आकाश क्लेम कर सकता है। तो सेक्शन 46 में कहा है कि डिलीवरी इज एसेंशियल, समझ में आ रहा है, पर फॉर इट्स नेगोशिएशन एंड एनफोर्सेबिलिटी। डिलीवरी मतलब पोजेशन ट्रांसफर करना, है ना। और सेक्शन 50 में क्या लिखा है? बिल एंडोर्स होगा, एंडोर्सर गारंटीज पेमेंट इन केस गगन एंडोर्स बिल टू आकाश, है ना, ही ट्रांसफर्ड हिज राइट टू आकाश, ठीक है ना। अमन ने ड्रॉ किया था बिल, इट वाज एक्सेप्टेड, बिल वाज सक्सेसफुली एंडोर्स्ड टू मगन, गगन एंड देन आकाश। डिलीवरी टू आकाश वाज वैलिड, ठीक है, भले ही उसको गगन के सन ने करी थी, ठीक है। ठीक है, आकाश इज द राइटफुल ओनर, ठीक है। इसका एक बार इसका दूसरा भी हो सकता है, इसका एक बार चेक कर लेंगे, है ना, ठीक है। इसका प्रोविजन हो सकता है, इसमें एक प्रोविजन था कि डेथ के बाद करने का है, तो इसको इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है।
उसके बाद एक और केस है, रिलायबल लिमिटेड, इंडियन कंपनी, ग्लोबल लीडर इन पेट्रोकेमिकल, फॉर पेमेंट ऑफ सेल प्राइस ऑफ मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम एलेक्स, यूएस बेस्ड कंपनी जो एक्सपोर्टर है। रिलायबल ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया मनीष पर, अ रेसिडेंट ऑफ मुंबई हु एक्सेप्टेड द बिल एट मुंबई पेबल टू द एक्सपोर्टर लॉस एंजलिस यूएसए। डिसाइड कि बिल ऑफ एक्सचेंज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, अज्यूम दैट द बिल ऑफ एक्सचेंज साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। देखो बहुत बहुत बेसिक प्रोविजन है फॉरेन बिल और इनलाइन बिल में। अगर इंडिया में ड्रॉ हुआ है या ड्रॉ होना, मतलब ड्रॉन इन इंडिया होना जरूरी है। फिर मेड पेबल इन इंडिया, समझ रहे, या तो मेड पेबल इन इंडिया हो या तो ड्रॉन ऑन अ पर्सन इन इंडिया, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन हो। ड्रॉन इन इंडिया तो चाहिए ही चाहिए, बाकी बाकी दो कंडीशन में से कोई भी एक होगी तो वो इनलैंड बिल है, बाकी सारे क्या है, फॉरेन बिल। सिंपल इस बात से देख करके, है ना, इसको एनालाइज कर लेना, ये फॉरेन बिल है, ठीक है, एज इट इज ड्रॉन इन इंडिया बट पेबल आउटसाइड इंडिया, ठीक है। चलो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके एक्सेप्शंस देख लेना आप लोग, है ना। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड, ये भी सिंपल है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो डिफरेंस है, ठीक है ना, कि इंडेमनिटी में दो पार्टी होती हैं, गारंटी में तीन होती हैं, पर्पसेस में लॉस का प्रोटेक्शन होता है, इसमें रीपेमेंट ऑफ डेट बेसिकली होता है। इसमें लाइबिलिटी सिर्फ इवेंट होने के बाद आती है, इसमें सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना, अगर हुआ तो, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी। थ्रेट टू कमिट सुसाइड शो कोर्शन है, हाँ है, क्लियर है, सेक्शन 15 में लिखा हुआ है, ये आप लोग एक बार देख सकते हैं। फिर क्या है, एक्सप्लेन द लीगल रूल्स ऑफ ऑक्शन, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, सीधा सीधा है ना। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो आप इसको देख सकते हैं, मैं सॉल्यूशंस तो ये कर ही दे रहा हूँ, है ना। डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी, रॉन्ग क्वांटिटी है तो पूरा लेस है, एक्सेस है, वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है, मिक्स गुड्स वाला, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा सीए फाउंडेशन का लॉ का पेपर, ठीक है। और कुछ भी होगा, है ना, तो आप मैसेज वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। मेरा जो नंबर है वो है 9752285333, है ना। और गलती हो सकती है मुझसे, है ना, ठीक है, आई हैव ऑल द राइट टू बी रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी में बना है तो हो सकता है एक आध प्रोविजन मिस हो गया हो, ठीक है। हमारी क्लासेस चलती हैं जबलपुर में, आईटेक्स के नाम से, नेपियर टाउन में, है ना, ठीक है, तो जबलपुर में, है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चलती है। अगर किसी को भी एडमिशन के रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी हो तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।